हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में ना हमने अपना एच वाला कंप्लीट किया था, और एच में एक हमारा लास्ट में थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। तो टॉपिक क्या रह गया था कि भाई उसमें कुछ नहीं था, बस यही लिखा हुआ था कि जब तक आप प्रूव नहीं कर देते, आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को एच जो है प्रूव नहीं कर देता कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया में है, तब तक उसको क्या करेंगे, रेजिडेंट ही कंसीडर किया जाएगा। तो क्या है, ओनस है। ओनस ओनस टू प्रूव होता है एचयूएफ के ऊपर। आपको प्रूव करना पड़ता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपको प्रूव करना पड़ता है कि भाई जो हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, जो हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है। तभी आपको क्या किया जाएगा, तभी आपको नॉन रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज आपको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ये लिखा हुआ है। जब आप एचएफ को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के टेस्ट में लेके आते हैं, और उसके टेस्ट के बेसिस पे आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको हमेशा रेजिडेंट कंसीडर करेगी, जब तक आप क्या नहीं कर देते, प्रूव नहीं कर देते। आप प्रूव नहीं कर देते। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी एचएफ की। यहाँ तक तो हमारी बात होगी एचएफ की। उसके बाद क्या है, उसके बाद बात करता है ये कि भाई एक फर्म का, एक आर्टिफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन का और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, वो बात कर लेते हैं। इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्या होगा। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप पर। पढ़ते हैं कि भाई एक फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वुड बी, वो रेजिडेंट भी हो सकती है, वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। रेजिडेंट कब होगी, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट इज अफेयर इज सिचुएटेड हुली, या तो 100%, या फिर पार्शली, उसका थोड़ा सा भी पार्ट अगर इंडिया में कंट्रोल या मैनेज हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर आपका जो कंट्रोल है एंड मैनेजमेंट है, अगर आपका कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया, तो उसको कहेंगे हम नॉन रेजिडेंट। उसको क्या कहेंगे, नॉन रेजिडेंट। उसके बाद क्या कहता है, बिजनेस एंड द होल ऑफ इट मे बी डन आउटसाइड इंडिया, और येट द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ दैट बिजनेस में बी हुली इन इंडिया। ये फर्क नहीं पड़ता आपका बिजनेस का है, बिजनेस से, बिजनेस का रेजिडेंशियल स्टेटस पे कोई लेना देना नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस बेस्ड होता है आपकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पर। आपका बिजनेस इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, डजेंट मैटर। अगर आपका कंट्रोल इंडिया में है, या इधर ही वो टोटली इंडिया में है या पार्शली इंडिया में है, तो क्या है, आप रेजिडेंट इन इंडिया हो। रेजिडेंट इन इंडिया हो। इट इज एंटायरली irrelevant whether the business is done or where the income has been earned. What is relevant and material is which place has that business may be control और manage, जो हमें बात की है वही बात करके यहाँ पर चल रहा है। अब बात करते हैं कंपनीज की। टेस्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द कंपनी। A company shall be said to be resident in India in a previous year if it is Indian company, या फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोएम, आपका क्या है, इंडिया में है। अगर आप एक इंडियन कंपनी हो और आपका प्लेस प्लेस और इफेक्टिव मैनेजमेंट, या फिर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, इंडिया में है, तो क्या कहेंगे आपको, रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे। रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे, रेजिडेंट इन इंडिया। तो एक
कंपनी को रेजिडेंट इन इंडिया क्या कहेंगे? या तो आप एक इंडियन कंपनी हो, या तो आप एक इंडियन कंपनी हो, और या फिर आपका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है इंडिया में है, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। Accordingly, all Indian company are always resident in India, regardless the place of its place of effective management. However, in case of foreign company, the place of effective management is the basis on which the company's residential status is determinable. तो क्या है, अगर कोई इंडियन कंपनी है तो उसको ऑलवेज क्या कंसीडर किया जाएगा? उसको ऑलवेज कंसीडर किया जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया। बट एक फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी को क्या बेस माना जाएगा कंसीडर करने के लिए, वो कि रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है? उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो वो क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया है। अगर नहीं है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। पढ़ते हैं। कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया कब होगी, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कब होगी? अ कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया, तो उसको कहेंगे रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है ना? और दूसरा केस क्या है? अ कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है? इंडिया से बाहर है। इंडिया से बाहर है, इंडिया में नहीं है, तो उसको कहेंगे नॉन रेजिडेंट। इंडियन कंपनी इज रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया और नॉट। लेकिन एक इंडियन कंपनी जो एज पर द इंडियन लॉ, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में कोई भी इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या इंडियन से बाहर है। ये जो बेस है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला, ये फॉरेन कंपनी के केस में कंसीडर किया जाता है। इसको बेस माना जाता है POEM को। रेजिडेंशियल स्टेटस में POEM को कब बेस माना जाता है? जब आपकी कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी है। For the purpose of place of effective management means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are sustained। मतलब क्या है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है कि जहां पर की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन जो है, जो कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जहां पे वो लिए जाते हैं, उसको कहते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, OEM। वाइड सर्कुलर नंबर 8/2017 dated 23rd of January 2017, it has been clarified that place of effective management provision shall not apply to a company having turnover of gross receipt of rupees 50 crore or less in a financial year। जो क्या है कि ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला प्रोविजंस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? उस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता जिसका क्या है? टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ या उससे कम है। सो दैट इन दैट केसेस द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस वुड बी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एक होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और एक होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो भी कंपनी जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना था? 50 करोड़ या उससे कम, उसके लिए कंसीडर किया जाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और अदर केसेस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो कंसीडर किया जाता है। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता क्या है? वेयर, तो कंट्रोल और मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि जहां पर पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लिए जाते हैं। बट इफेक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है? की मैनेजमेंट होती है। की मैनेजमेंट आपकी, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके की मैनेजरियल पर्सनल जहाँ पे हैं, वहां पे आपका क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है। या फिर जहाँ पे कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक बहुत ही कोर एरिया होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। ठीक है ना? अब आगे आता है गाइडलाइंस प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट।
प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस इशू की गई है वो बात करते हैं। The process of determining the place of effective management would be primarily based on the fact as whether or not the company is engaged in activity business outside India। कि भाई क्या है, the process of determination of POEM would be preliminary based on the fact as to whether or not the company is engaged in the activity business outside India। The place of effective management concept is one of the substance over from and since resident to determine each year कि हर एक साल में डिटरमाइन कर रहा रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंसेप्ट जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो जो ये कंसीडर किया जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। नंबर वन, एज पर द प्लेस ऑफ इफेक्टिव गाइडलाइंस अ कंपनी shall be said to be engaged in active business outside India। कि भाई एक कंपनी को कब कहेंगे कि उसका बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, इफ द पैसिव इनकम इज नॉट फ्रॉम नॉट मोर देन द 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। अगर उसकी पैसिव इनकम जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए 50% से ज्यादा उसकी टोटल इनकम के, एंड लेस देन 50% ऑफ इट्स एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, एंड लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर सिचुएटेड इन इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया। या फिर तीसरा, द पे रोल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सच एम्प्लॉय इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल पे रोल एक्सपेंडिचर। कि भाई क्या है, जब क्या होता है आपका कि हैज पर द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो बनाई गई है कि हम कैसे कंसीडर करेंगे कि एक कंपनी का जो बिजनेस है आउटसाइड इंडिया है, उसकी क्या है, उसकी पैसिव इनकम 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी टोटल इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी पैसिव इनकम, ठीक है ना, पैसिव इनकम। और दूसरा क्या है, अगर उसकी अगर उसकी टोटल एसेट्स 50% से ज्यादा सिचुएटेड कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, या फिर उसके टोटल एम्प्लॉय का 50% से ज्यादा कहाँ है, इंडिया से बाहर है, इंडिया से बाहर है। और उसके बाद क्या है, तीसरा, द पेरोल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सच एम्प्लॉइज लेस देन 50% ऑफ इट इज टोटल पेरोल। कि भाई क्या है कि जो पेरोल है मतलब ये कह लो कि जो कंपनी ज्यादा सैलरी देती है एम्प्लॉइज को, वो आउटसाइड इंडिया देती है। वो क्या देती है, आउटसाइड इंडिया देती है। तो अगर ये वाली कंडीशनें, जो भी ये कंडीशन बता रखी है, ये तीनों कंडीशन, तो इस केस में हम कहेंगे एक कंपनी क्या है, एक्टिवली एक्टिवली क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। कि भाई उसका 50% से ज्यादा जो एसेट है वो आउटसाइड इंडिया में है, 50% से ज्यादा एम्प्लॉई है वो आउटसाइड इंडिया में है, और जो वो 50% से ज्यादा सैलरी दे रही है एम्प्लॉइज को, वो आउटसाइड इंडिया दे रही है। तो इसको कहेंगे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, इंडिया से बाहर है। यहाँ तक समझ आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है कुछ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की, पढ़ते हैं। इनकम शैल बी हैज कंप्यूटेड फॉर टैक्स पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कि जहां पर एक कंपनी, ये फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है, जो बेस होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का वो फॉरेन कंपनी के केस में किया जाता है। तो जो इसमें इनकम है, जो टोटल इनकम कंप्यूटेड की गई है, वो एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई, और हैज पर बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर द लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन डू नॉट रिक्वायर सच कंप्यूटेशन। और दूसरा, वैल्यू ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ इंडिविजुअली depreciable assets shall be average of its value of tax purpose in country of incorporation of the company at the beginning at the end of the previous year। ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपकी कोई डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो उसका एवरेज लेंगे, एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू, एवरेज। और एवरेज कब लेंगे, कि एवरेज एज पर दी टैक्स पर्पस,
एवरेज वैल्यू ऑफ टैक्स पर्पस ऑफ कंट्री ऑफ कंपनी, टैक्स, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि उसका एवरेज लेंगे, किसका, वैल्यू का, वैल्यू का किस चीज के लिए, फॉर टैक्स पर्पस, फॉर टैक्स पर्पस इन द टैक्स पर्पस इन द कंट्री इन इनकॉर्पोरेशन, इन कंट्री इनकॉर्पोरेशन एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। कि मतलब ये कहना चाह रहा है डेप्रिशिएबल एसेट्स की टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेप्रिशिएबल एसेट्स की टोटल वैल्यू निकालते टाइम हम देखेंगे कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज, एवरेज, और एवरेज कैसे निकालेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स, वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ द ईयर्स, एट द एंड ऑफ द ईयर इनका एवरेज निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो उससे इन केस ऑफ अ पूल ऑफ एसेट्स बीइंग ट्रीटेड एज block of depreciation shall be average of the value for the tax purpose in the country of incorporation of the company at the beginning of the year at the end of the year। तो ये जो बता रखी है एक्सप्लेनेशन कि भाई हम किस तरह से कंसिडर करेंगे इनको, ये सारा हमें बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन की तरह। नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय शैल बी द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय as at the beginning and at the end of the year and shall include person who through not employed directly by the company perform tasks similar to the performed by the employee। कि भाई इसमें एवरेज लिया जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था, उनका एवरेज लेंगे और इसमें वो एम्प्लॉय भी इंक्लूड होंगे जो क्या कर रहे हैं, मतलब जो ये कह लो कि डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं है, टेम्परेरी एम्प्लॉय कह लो या कोई भी कह लो, बट जो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं उनको भी इसमें कंसिडर किया। पेरोल क्या होता है, पेरोल इंक्लूड द सैलरी, वेजेस, बोनस, परकेजेस, पेंशन, ग्रेजुटी, जो भी इनका एक पैकेज में इंक्लूड होता है उसको पेरोल कहते हैं। हेड ऑफिस क्या होता है, हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी वुड बी द प्लेस वेयर द कंपनी सीनियर मैनेजमेंट एंड देयर direct support staff are located, and if they are located at more than one location, the place where they are primarily or predominantly located, जहां पर क्या होती है सीनियर मैनेजमेंट लोकेट होती है उसको क्या कहते हैं, वो जहां पर क्या होता है सीनियर मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो होती है लोकेट होती है उसको क्या कहते हैं, हेड ऑफिस कहते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम ऑफ अ कंपनी शैल बी aggregate of the income from the transaction where both the purchase and sale of is from or to access uh, is from or to its associate enterprises and income by way of royalty dividend। passive income, not a income from purchase और सेल ऑफ गुड, कि जो उसके बिजनेस है बिजनेस से इनकम नहीं कर रही वो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसकी, वो उसकी इनकम वो होती है अदर, अदर देन बिजनेस इनकम, वो सारी पैसिव इनकम होती है अदर देन बिजनेस इनकम। सीनियर मैनेजमेंट कौन होती है, कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, जो भी सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, दीज आर ऑल द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दीज आर ऑल द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये सारे का सारा क्या है, गाइडलाइंस होती है कि भाई आपकी अगर 50% से ज्यादा असेट्स एम्प्लॉई, अगर आप सैलरी बाहर दे रहे हो, अगर वो फॉरेन, आप क्या दे रहे हो, फॉरेन में दे रहे हो वो चीजें, आपकी एसेट 50% से ज्यादा फॉरेन में है, आपके एम्प्लॉयज 50% से ज्यादा फॉरेन में है, या फिर आप क्या कर रहे हो, पेरोल भी एम्प्लॉयज को आउटसाइड इंडिया दे रहे हो ज्यादा, तो वो क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका क्या होता है, आउटसाइड इंडिया होता है, आउटसाइड इंडिया होता है। हम कहेंगे कि एक कंपनी जो है, कंपनी जो है क्या कर रही है, एक्टिवली, एक्टिवली क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है आउटसाइड इंडिया, एक्टिवली बिजनेस कर रही है आउटसाइड इंडिया की। यहां तक समझ आ गया, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे क्या कह रहा है यहाँ पर,
सम सम ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि भाई कुछ प्रिंसिपल है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। कुछ प्रिंसिपल हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, पढ़ते हैं। द लोकेशन वेयर द कंपनीज बोर्ड रेगुलरली मीट and make decision may be the company place of effective management, provided the board retain and exercise its authority to govern the company and in substance make the key management and commercial decision necessary for the conduct of the company business as a whole. Mere formal holding of board meeting at a place would by itself not conclusive for the place of board of effective management being the located of that place. ये वो क्या 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 यहाँ पर चल रहा है कि ये वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहां पर बोर्ड क्या है, रेगुलरली मिलता है, डिसीजन लेता है। और उसके बाद क्या है, मेजरली डिसीजन उस प्लेस पे किस रिगार्डिंग लिए जाते हैं, की मैनेजमेंट कॉमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं, जो बिजनेस के लिए क्या होते हैं, बिजनेस अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। तो उस प्लेस को क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। पॉइंट नंबर वन। नोट क्या है इसका, कंपनीज बोर्ड में डेलीगेट सम ऑफ or all of its authority to one or more committee, such an such has an executive committee consisting of key member of the senior management. In this situation, the location where these member of the executive committee are based and where that committee develop and formulate the key strategy and policy for the mere control, mere formal approval by the full board will be considered to be the company is place of effective management। तो उसमें होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यहाँ का कहाँ होता है, यहाँ हो क्या पर चलता है कि अगर बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने अपनी पावर को किसी कमेटी में डेलीगेट कर दी, कमेटी। और उस कमेटी के अंदर कौन है, कंपनी के सीनियर लेवल के पर्सन है, सीनियर मैनेजमेंट है। और उस कमेटी को नाम दिया जाता है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी। उस केस में क्या होगा, जिस प्लेस पे ये एग्जीक्यूटिव कमेटी मिलती है और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, पॉलिसीज बनाती है, तो वो उस प्लेस को क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का नाम देके यहाँ पर कहेंगे। पॉइंट नंबर वन आपको समझ आया होगा। दूसरा पॉइंट, द लोकेशन ऑफ कंपनीज हेड ऑफिस will be very important factor in determination of the company's place of effective management, because it is often represent the place where key company decisions are made. The following points are to be considered for determining the location of the head office of the company। हेड ऑफिस को क्या कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, क्योंकि वहां पर कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट बैठती है और कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ही मोस्टली क्या लेती है, कि मैनेजमेंट रिलेटेड या कमर्शियल बिजनेस रिलेटेड क्या लेती है, डिसीजन लेके चलती है, डिसीजन लेके यहाँ पर चलती है। तो उसको कहते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो हेड ऑफिस कि भाई ये एक एक प्लेस हेड ऑफिस है या नहीं है, वो भी कई फैक्टर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। नंबर वन, कि जहां पर क्या है, द कंपनीज हेड ऑफिस वुड बी लोकेटेड वेयर दीज सीनियर मैनेजर्स आर प्राइमरीली और प्रीडोमिनेंटली बेस्ड, normally return to following travel to other location or meet when formulating or decision की strategy and policy of for the company as a whole। कि ये लगा लो कि जहां पर जो ये सीनियर मैनेजर्स हैं प्राइमरली एंड प्रीडोमिनेंटली क्या करते हैं, बेस है, मतलब इनका सिटिंग यहाँ पे है, सिटिंग यहाँ पे है, ऑफिस यहाँ पे है। और हर जगह ट्रैवल करने के बाद, अलग अलग एरियाज में घूमने के बाद, जिस प्लेस पे ये वापस क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, बिजनेस टूर के बाद, ये अलग अलग बिजनेस टूर करते रहते हैं। और बिजनेस टूर करने के बाद जिस पर्टिकुलर जगह जगह पे ये क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, और जहां पर ये क्या करते हैं, डिसीजन स्ट्रेटजीज बनाते हैं इकट्ठे होके, उसको कहते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो एक प्रिंसिपल ये होता है।
एक प्रिंसिपल ये होता है। In situations where the senior management is so decentralized that is not possible to determine the company's head office with a reasonable degree of certainty, the location of company's head office would not be of would not be much such relevance in determining the company's place or effective management। की मतलब क्या होता है, कई बार जो मैनेजमेंट होती है डिसेंट्रलाइज होती है, इकट्ठी नहीं होती, अलग अलग जगह पे अलग क्या है कि मैनेजरियल पर्सनल रहते हैं। और ये है ही नहीं, ये कंफर्म ही नहीं है कि कंपनी का हेड ऑफिस कौन सा है। तो इस केस में हम हेड ऑफिस वाला जो पैरामीटर है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उस टाइम पर फिर हेड ऑफिस जो है रेलेवेंट नहीं रहता। पॉइंट नंबर 3, the use of modern technology impact the place of effective management in many ways। It is no longer necessary for the person taking decision to be physically present in particular location। Therefore, physical location of a board meeting or executive committee meeting or meeting of senior management may not be where the key decisions are substantially being made. In such a case, the place where the director or a person taking the decision or majority of them usually reside may also be relevant factor। It may be clarified that day-to-day routine operational decision undertaken by the junior or middle management shall not be relevant for the purpose of determination of OEM। कि भाई कई बार क्या होता है कि आज जो मॉडर्न हो चुका है सब कुछ, एवरीथिंग इज डिजिटल। आजकल मीटिंग्स भी क्या होती हैं, वर्चुअली होती हैं, ठीक है ना, वर्चुअली होती हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कई बार क्या होते हैं कि आप रेगुलरली जहाँ पे मीट करते हो, अब कई बार ये होता है कि एक मीटिंग हुई, कंपनी की मीटिंग में बोर्ड बैठा हुआ है, सीनियर मैनेजर बैठे हुए हैं, बट जो कंपनी के मेन लोग हैं, डायरेक्टर है, वो अपने घर से ही वर्चुअली क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, वर्चुअली मीट कर रहे हैं। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस प्लेस पे वो रहते हैं, उनका रेजिडेंट है, उनका क्या है, रेजिडेंट है। इन सच अ केस इन सच अ केस क्या होता है, वो जो रेजिडेंट है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहेंगे। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? तो ये चीजें हैं यहाँ तक कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कितना रहता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंसी है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसीडर करते टाइम कि भाई एक प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंपनी का किस तरह से उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पे उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। रेजिडेंशियल पे उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से इलैबोरेट करके, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में। होता क्या है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक बार और अच्छे से इसको डिस्कशन करेंगे। आप होप सो आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली अच्छे वे में आ गई होगी कि किस तरह से प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू वेरी 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 हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर।